नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में 5 नए मंत्रियों को जगह दे दी गई है। इनमें अमन अरोड़ा, डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर, चेतन सिंह जौड़ा माजरा, फौजा सिंह सरारी और महिला मंत्री के तौर पर अनमोल गगन मान को जगह दी गई है। इन मंत्रियों की ओर से शपथ भी ले ली गई है, लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जो कि पंजाब का भट्ठा बैठ चुका है, उसे सही दिशा में ले जाना। क्योंकि मरे हुए ढांचे में जान फूंकने का काम इन मंत्रियों को करना होगा। यह साफ हो चुका है कि किस तरह पहले मंत्री और अधिकारी मिल बांट कर खाते रहे और यही कारण रहा कि पंजाब में लाखों करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन इन्हें अपने जमीर को भी जवाब देना होगा कि जो शपथ इन्होंने ली है वह उसे निभाएंगे और किसी का लिहाज नहीं करेंगे। इनको यह भी करना होगा कि भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं देंगे, जिस तरह की पहली सरकारों में होता रहा। एक पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे से ही करोड़ों रुपए मिले थे जो कि अवैध तौर पर कमाए गए थे। जो मंत्री बनाए गए या जो पहले मंत्री बन चुके हैं उनके तो चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जिन लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया यानी कि वह दूसरी बार भी मंत्री पद की गाड़ी पाने से वंचित रह गए, उनके चेहरे पर हवाइयां जरूर उड़ती होंगी। प्रोफेसर बलजिंदर कौर को नहीं बनाया गया है मंत्री। अमृतसर से नॉर्थ विधानसभा हल्के से विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। लगातार मांग उठ रही थी कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। इस बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए कुंवर विजय प्रताप सिंह को मंत्री पद दिया जाए, खासतौर पर उन्हें गृह मंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही थी, लेकिन भगवंत मान की सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया है। वैसे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक नई पंजाब में इबारत ली है, क्योंकि अपने ही मंत्री के खिलाफ पहले उसे बर्खास्त करना, फिर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाना और फिर उसे पुलिस के हवाले कर देना। हम बात कर रहे हैं पूर्व सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला की। उन्हें अंदर दे दिया गया, जबकि पूर्व सरकारों में ऐसा होता था कि जब किसी मंत्री पर आरोप लगते तो जांच से पहले ही उस मंत्री को क्लीन चिट दे दी जाती थी। पहले की तरह नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह यह कहा गया हो कि उन्होंने आला कमान को जानकारी दे दी है कि पंजाब को लूट रहे हैं मंत्री और विधायक। जाहिर है, अगर आला कमान को कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जानकारी दी गई थी तो मंत्रियों और विधायकों पर इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता था। अब उम्मीद जगी है कि भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की खैर नहीं, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके मंत्रियों पर कार्रवाई की जा रही है उससे आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से एक कड़ा संदेश भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को दिया गया है। विधानसभा बजट में ही एक नेता की ओर से अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच की मांग की थी। उन्होंने यह स्पष्ट कहा था, जब अधिकारी किसी पद पर या किसी विभाग में भर्ती होते हैं तो तब उनकी संपत्तियां क्या हैं और बाद में वह किस तरह संपत्तियां बना लेते हैं, इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार में अब भगवंत मान के अलावा 14 मंत्री हो गए हैं। केवल 18 को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसमें मुख्यमंत्री का पद भी शामिल होता है। 10 मंत्रियों को पहले शपथ दिलाई गई थी और इनमें से एक जो हेल्थ मिनिस्टर थे पूर्व डॉक्टर विजय सिंगला को बर्खास्त किया जा चुका है। कुल 18 मंत्री बनाए जाने हैं, यानी कि अभी भी 3 मंत्रियों के पद खाली हैं। इन्हें उम्मीद की जा रही है कि इन्हें भरने में अभी आम आदमी पार्टी कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। इन्हें भरा जाएगा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले। उस वक्त सियासी गणित देखते हुए नए मंत्रियों की एंट्री सरकार में करवाई जाएगी। आईपीएस अधिकारी गौरव यादव को पंजाब का नया कार्यकारी डीजीपी बना दिया गया है। डीजीपी वीके भावरा छुट्टी के जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें चार्ज दे दिया है। लेकिन अब यह सवाल यह उठता है कि क्या डीजीपी बदले जाने से पंजाब क्राइम मुक्त हो जाएगा या फिर जनता को गुमराह किया जा रहा है कि बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर ही पूर्व डीजीपी का तबादला किया गया है, यानी कि उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। क्या लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें
इस भ्रष्ट तंत्र से छुटकारा कब मिलेगा? यह सच है कि लोग अमन अमान चाहते हैं। कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया, सलामी भी लेंगे, तमाम सुविधाएं भी ये लेंगे और इनका यह फर्ज भी बनता है कि कर्ज की दलदल में धंसे पंजाब को कर्जा मुक्त कराना। लेकिन लोगों को सिर्फ कानून व्यवस्था ठीक चाहिए, वह किसी तरह की कोई परेशानी मोल लेना नहीं चाहते। आरोप ये लगते हैं कि दड़ा सट्टा कारोबारियों को पुलिस की ओर से संरक्षण दिया जाता है। आम आदमी तो इतना दबा हुआ है कि उसे रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं होती है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने मात्र चंद पैसों के लिए अपना जमीर गिरवी रख दिया है। कई अखबारों में यह समाचार छपते हैं कि गैंगस्टरों और दड़ा सट्टा कारोबारियों का आपस में गठजोड़ हो चुका है। पहले तो किसी गलत काम करने वाले की शिकायत ही पुलिस में नहीं की जाती कि यहां पर गलत काम हो रहा है, क्योंकि लोगों को हमेशा यह डर रहता है कि जब इसकी जानकारी पुलिस को दी जाएगी तो गैंगस्टरों और इन दड़ा सट्टा कारोबारियों को बता दिया जाएगा कि तुम्हारी शिकायत कौन कर रहा है और फिर आम लोगों का जीवन जीना जो है वो मुश्किल कर दिया जाता है। इसलिए नए डीजीपी से भी हमारी दरखास्त है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी हमारी दरखास्त है कि पंजाब में हो रहे अवैध दड़ा सट्टा कारोबार पर नकेल डालने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और जो भी अधिकारी, जो भी नेता इन दड़ा सट्टा कारोबारियों को संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पंजाब में एक और घोटाला सामने आया है। यह घोटाला भी सेहत विभाग से जुड़ा हुआ है। आज एक इंग्लिश अखबार में छपा है कि हेल्थ की परचेज में घपला हुआ है। 6.5 करोड़ रुपए का यह घोटाला बताया जा रहा है कि फर्नीचर बिना टेंडर के खरीद लिया गया, जिससे कि सरकार को नुकसान हुआ। पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन ने खरीद की। अब रिपोर्ट बनाकर इसकी सेहत विभाग के सचिव अजय शर्मा को भेज दी गई है, जो कि एक ईमानदार अधिकारी हैं। इसमें बताया गया है कि 225 ब्लड जो काउंटर हैं वह खरीदे जाने थे और ईएसआर की मशीनें खरीदी गई हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अब सवाल यह है कि केवल कमीशन खाने के लिए ही क्या नेता और अधिकारी गैर जरूरी सामान खरीदते हैं, तो इन पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती? पंजाब की डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट भी सवालों के घेरे में है। जानकारी मिली है कि उन्हें भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। किसी मंत्री या अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा या नहीं, यह भी लोग जानना चाह रहे हैं। यह तो साफ हो गया है कि मंत्री और अधिकारी मिलकर ही माल खाते रहे, क्योंकि आम जनता के पास ना तो इतनी पहुंच है और ना ही उसके हाथ में कोई ताकत है। जिस तरह से पिछले दिनों में पूर्व मंत्रियों और मौजूदा मंत्रियों को एक एक करके गिरफ्तार किया गया, उससे साफ जाहिर है कि किस तरह पंजाब में लूट होती रही। हम नहीं कह रहे, ये आरोप तो मन से कई बार एक दूसरे ऊपर ये नेता ही लगाते रहे हैं। पहले साधु सिंह धर्मसूत को पकड़ लिया गया पेड़ काटने के लिए, जिन्होंने 500 रुपए की रिश्वत हर एक पेड़ से खाई थी और 500 रिश्वत वो खाते थे। इनके जो अधिकारी थे नीचे, वो भी हर एक पेड़ काटने के लिए 1000 रुपए की रिश्वत। इन पर तो कत्ल का मामला दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि एक पेड़ जो है वो किस तरह बनता है और तमाम उम्र वह लोगों को ऑक्सीजन देता है। फिर नाम आया डॉक्टर विजय सिंगला का, जो कि फिलहाल जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के ही मंत्री थे संगत सिंह गिलजियां, जो कि अपने लिए जमानत ढूंढ रही हैं। जोगिंदर पाल सिंह को भी पकड़ लिया गया था। फिर नाम आया टेंडर घोटाले में, फूड एंड सप्लाई विभाग में जो टेंडर हुआ था, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला था, उसमें नाम आया था भारत भूषण आशु का। पंजाब के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन पर भी ट्रांसपोर्ट रहते जो बसों की बाड़ियां बनाई थी उनमें से कमीशन खाने के आरोप लगे हैं। और उसके बाद जिस तरह से आईएएस अधिकारी संजय पोपली के घर से 12 सोने की ईंटें और कैश व दूसरा सामान बरामद हुआ था, यह तो सच है कि किस तरह ये लोग पंजाब को दीमक की तरह चाटते रहे। कोविड में फतेह किटों की खरीद में भी घपले की बात तो हुई थी, लेकिन अभी तक जनता के सामने सच नहीं आया है। यह मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके तमाम सिपाह सलारों की जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब को जिन जिन लोगों ने लूटा है उनसे मात्र उनके ऊपर आरोप ही ना लगाए जाएं, उनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, उनसे पैसे की भरपाई भी की जाए, क्योंकि जो पंजाब का भविष्य इन लोगों ने गिरवी रख दिया। अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को अभी जेल में रहना होगा। सोमवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इसकी सुनवाई करनी थी, लेकिन
इसकी सुनवाई से इनकार कर दिया गया और कहा कि चीफ जस्टिस तय करेंगे कौन से जज इसकी सुनवाई करेंगे। इससे साफ है कि पूरे मामले की एक बार नए सिरे से सुनवाई शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि मजीठिया फरवरी महीने से ही पटियाला जेल में बंद हैं। पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से उन पर ड्रग केस दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लोअर कोर्ट से लेकर मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले तीसरे शार्प शूटर अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह हरियाणा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे रविवार रात दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया। सिर्फ 19 साल के अंकित ने हत्या के वक्त दोनों हाथों में गन लेकर मूसेवाला को गोलियां मारी थी। यह उसका पहला मर्डर था। अंकित सिरसा जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है। और उसके अलावा 2 शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जुगरूप रूपा है, वो तरन तारण का है। वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था लेकिन वारदात के लिए ज्यादा था, पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रक्योर कर ली थी तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लाज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सकते। अच्छा पॉइंट आपका कि वर्दी इतनी देर क्यों रखी हुई थी, तो उसका यही वजह थी कि इन्हें लगा कि इतनी मेहनत से वर्दी प्रक्योर करी है और वर्दी इनको फिट भी आ रही थी, और इनको लग रहा था कि जैसे कभी कोई बहुत ही टीम इनके पास पहुंच जाती है या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वर्दी पहन के एस्केप करना पड़े, तो वो भी इनके प्लान में था। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में खालिस्तानी पोस्टर लगे हैं। बस स्टैंड और एसडीएम ऑफिस में लगे इन पोस्टरों में खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा गया है। इसका पता चलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल वहां से सभी पोस्टरों को हटा दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम के असली नकली वाली याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और इसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि यह कोई फिल्म नहीं चल रही है। हाईकोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए नहीं है। लगता है आपने कोई मूवी देख ली है। पैरोल पर आया राम रहीम कैसे गायब हो गया? हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि पिटीशन दाखिल करते वक्त दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि पंचकूला, अंबाला और चंडीगढ़ के कुछ श्रद्धालुओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने यह शक जाहिर किया था कि उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में पहुंचा राम रहीम बहरूपिया है। असली राम रहीम कोई और है क्योंकि इस राम रहीम का कद थोड़ा छोटा है। हालांकि डेरा सच्चा सौदा प्रबंधन ने इन श्रद्धालुओं को गुमराह करने की साजिश करार दिया था। हिमाचल के कुल्लू में सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस सैंट घाटी में गिर गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। कुछ घायलों को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि बस में 20 से अधिक लोग सवार थे। केंद्र सरकार ने मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। केंद्र सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के
तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। लेकिन इससे भी बहस छिड़ गई है कि कहीं सरकार जनता की आवाज को दबाने के लिए यह कानून तो नहीं ला रही। वैसे हेट स्पीच जो लोग नफरत फैलाते हैं उन पर कानूनी शिकंजा जरूर कसना चाहिए, लेकिन अपनी लोगों को अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। पटना में एक टीचर 5 साल के छात्र को बेरहमी से पीट रहा है। इसका एक वीडियो सामने आया है। कोचिंग क्लास में पढ़ाई ना करने पर शिक्षक ने बच्चे को पहले डंडे मारे, फिर डंडा टूट गया तो उसने फिर उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। पिटाई के दौरान बच्चा जमीन पर गिर गया, लेकिन टीचर का दिल नहीं पसीजा, वह उसे लगातार पीटता रहा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस की ओर से अमृतसर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया और लोगों को यह कहा कि आप खुद ही अवैध कब्जों को हटा लें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਭੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰ ਟੰਗੀ ਦੇ ਆ। HK ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੋੜੀ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨਕਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਾਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੇਚਿਆ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕੋ ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੈਂਡ, ਅਰੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ? ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋ 50% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। 100% ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ, 50% ਦੇ ਰਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ कस्टमर ਵਧਣਗੇ। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।